नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जो पढ़ेंगे सीटेट के एसएसटी सेक्शन में प्राचीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य अध्याय, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाके और वीडियो को देख लीजिए, सब टॉपिक वाइज है। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे सही रूप से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्णतः केंद्रीकृत शासन, दूसरा है पूर्णतः सामंती व्यवस्था, तीसरा है केंद्र मजबूत पर प्रांतीय स्वायत्तता भी, और चौथा है गणतांत्रिक प्रशासन या शासन प्रणाली। ठीक ना। देखिए, जो गुप्त काल के सम्राट थे वो क्या थे, शक्तिशाली तो थे, लेकिन भुक्ति विषय और ग्राम स्तर पर क्या किए थे, अधिकारियों को स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक ना, जिससे इसे आंशिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। ठीक ना, इसमें केंद्र मजबूत होता था पर प्रांतीय स्वायत्तता भी इसमें होती थी। ठीक ना, प्रांतीय स्वायत्तता होने का मतलब यह है कि ग्राम स्तर पर जो अधिकारी थे वो भी स्वतंत्र थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है गुप्त काल में भूमि दान की बढ़ती परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार में वृद्धि, बी है शहरीकरण का विकास, सी है सामंतवाद की नींव, और डी है कर व्यवस्था का अंत। देखिए, जो भूमि थी उस समय जो दान दिया गया था वो ब्राह्मणों और अधिकारी को दिया गया था। ठीक ना, लोग दे रहे थे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की स्थानीय जो शक्तियाँ क्या होने लगी, मजबूत होने लगी, और आगे चल करके यह क्या हो गए, सामंतवाद को विकसित होगा। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, सामंतवाद की नींव रखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने का प्रमुख आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विशाल साम्राज्य विस्तार, दूसरा बी है धार्मिक संयुड़ता, सी है कला विज्ञान और साहित्य की उन्नति, और डी है सैन्य शक्ति। तो देखिए, इस समय जो थे तो इसका इस समय इसलिए किया गया कि कालिदास उसमें उस काल में थे, आर्यभट्ट थे, दशमलव की पद्धति की खोज हुई थी, अजंता की चित्रकला, सब इन उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कला विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र की उन्नति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से क्या स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर 1 केवल धार्मिक नीति, बी है समुद्री व्यापार, सी है सैन्य विजय और राजनीति नीति, और डी है न्याय व्यवस्था। तो देखिए, इसमें सैन्य विजय और राजनीतिक नीति। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य विजय और राजनीतिक नीति। इसमें क्या हुआ था, हरिसेन जो थे, हरिसेन द्वारा जो रचना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन की है? हरिसेन न। इन्होंने समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति, कर व्यवस्था और अधीन राज्यों की स्थिति को बताए है। ठीक ना, जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें क्या बताया गया है, हरिसेन द्वारा जो लिखा गया है, रचित किया गया है, कि इसमें ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय की नीति, कर व्यवस्था और अधीन राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5, गुप्त काल में मुक्त भुक्ति और विषय का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर 1 सैन्य संगठन, बी है न्याय प्रणाली, सी है प्रशासनिक विभाजन, और डी है धार्मिक व्यवस्था। तो देखिए, भुक्ति मतलब होता है प्रांत। ठीक ना, विषय मतलब होता है उस समय में जिला, तो इसका मतलब है प्रशासनिक संरचना की गई थी। ठीक ना, प्रशासनिक विभाजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक विभाजन। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, गुप्त काल में व्यापार में गिरावट का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विदेशी आक्रमण, बी है भूमि दान और कर छूट,
सी है समुद्री मार्ग बंद होना और डी है सिक्कों की कमी। तो देखिए उस समय जो थे भूमि दान से व्यापारियों को मिलने वाली जो सुविधाएं होती थी वो कम हुई, ठीक ना, जिससे नगरों का पतन शुरू हो गया था। जो व्यापारी थे उनको जो सुविधा मिल रही थी वह कम होने लगी भूमि दान से, ठीक ना, इसीलिए नगरों का पतन शुरू हो गया इसी कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूमि दान और कर छूट के कारण व्यापार में गिरावट आने लगी। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, गुप्तकालीन सिक्कों से किस तथ्य की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, बी है व्यापारिक समृद्धि और राजकीय वैभव, सी है विदेशी शासन और डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो देखिए जो गुप्त काल के स्वर्ण के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था, ये बताइए तो। देखिए जो गुप्त काल के स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था, ठीक ना, दिनार जिससे आर्थिक समृद्धि और कला कौशल को दर्शाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यापारिक समृद्धि और राजकीय वैभव। व्यापारिक समृद्धि का मतलब आर्थिक समृद्धि हो जाएगा, ठीक ना, राजकीय वैभव मतलब कला कौशल को दर्शाएगा, ठीक ना। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए गुप्त काल में जो स्त्री है वह उस समय के समय में बाल विवाह सती प्रथा के प्रारंभिक संकेत गुप्त काल में ही मिलते हैं, ठीक ना, जिसमें स्थिति जो ये थी कि स्त्री में गिरावट दिखने लगी। बाल विवाह होने के साथ सती प्रथा जब हो चालू हुई, प्रारंभिक संकेत जब मिलते हैं उसमें, तो क्या होने लगा, जब सती प्रथा होने लगी तो सती होने लगी अपने आदमियों के साथ। अगर आदमी मर जाते थे तो वो भी जाकर के वहाँ पर उसको भी सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था जिंदा। तो इसलिए स्त्री की गिरावट होने लगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ क्षेत्रों में गिरावट दिखने लगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। तो देखिए गुप्त काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में अभी स्थापित हुआ था, ठीक ना, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भी बना। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया था गुप्त काल में ही, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा अब बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको आप नहीं बताएंगे, समझा दिए है ना, तो बताइए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है, गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रशासनिक कमजोरी, बी है हूण आक्रमण, सी है धार्मिक संघर्ष और डी प्राकृतिक आपदा। देखिए उस समय आक्रमण का सबसे बड़ा कारण क्या था? हूणों का आक्रमण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हूण? तुरलमल जो थे, तुरलमल और मिहिर कुल जैसे हूण शासक जो थे, तुरलमल और मिहिर कुल और तुरलमल, इन्होंने गुप्त काल पर आक्रमण किया, जिससे गुप्त काल का जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर विषय, भुक्ति, ग्राम, अग्रहार। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी, तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भुक्ति का मतलब होता है प्रांत और विषय का मतलब होता है जिला, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, गुप्तकालीन अभिलेख में प्रयुक्त अग्रहार शब्द का अर्थ क्या है? अग्रहार का मतलब होता है, उस समय का जो अर्थ निकला है वह है कर मुक्त भूमि, ठीक ना, जो ब्राह्मणों को दी गई थी कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर मुक्त भूमि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 13, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है? तो देखिए इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है, पश्चिमी भारत और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण पाना, ठीक ना। किसको हरा करके? शक क्षत्रपों की पराजय के बाद शक क्षत्रपों को हरा करके गुप्तों ने पश्चिमी भारत और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण पा लिया, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। गुप्त काल में महादंडनायक का प्रमुख कार्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर संग्रह, बी है न्याय व्यवस्था, सी है सैन्य नेतृत्व और डी है धार्मिक कार्य। तो देखिए जो महादंडनायक थे उनका जो प्रमुख कार्य था सैन्य का नेतृत्व करना, सैनिकों का नेतृत्व करना। ये सैनिकों का प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक ना। तो सैन्य नेतृत्व हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने पर कौन सा कथन सबसे मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है? तो देखिए गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ? उत्कृष्ट हुआ, और गुप्त काल इसीलिए इसको स्वर्ण युग काल कहा गया, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 16। गुप्त काल में किस लिपि का सर्वाधिक उपयोग हुआ है? ठीक ना। तो जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि का। गुप्त ब्राह्मी आगे चल करके क्या बनी? देवनागरी लिपि का आधार बनी, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। फाहियान ने गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या उल्लेख किया? तो फाहियान ने जो उल्लेख किया था यह चीनी यात्री थे, ठीक ना। यह गुप्त शासन को शांतिपूर्ण बताए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सरल कानून और शांति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। गुप्त काल में नगरों के पतन का संकेत किससे मिलता है? तो देखिए जो नगर होते हैं उस समय नगर के पतन का संकेत क्यों हुआ? ठीक ना। भूमि दान देने की वजह से क्या हुआ? राजस्व घट गया, जिसके कारण नगर का पतन होने लगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूमि दान में वृद्धि के कारण, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए प्लीज। अगला देखते हैं गुप्त कालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए उस समय जो प्रमुख विशेषता थी आध्यात्मिक भाव था उन लोगों में, ठीक ना। सौम्यता थी, संतुलन था, आध्यात्मिक भाव था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक भाव। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गुप्त प्रशासन में उपरीक किसे कहा जाता था? देखिए उपरीक जो थे वह प्रांतपाल थे, ठीक ना। प्रांतों में जो होता था उपरीक कहलाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतों के प्रमुख को हम क्या बोलते थे? उपरीक। प्रांतों के प्रमुख को हम उपरीक बोलते थे। प्रश्न नंबर 21 है 21 है गुप्त काल में भूमिदान को प्रशासनिक कमजोरी का संकेत क्यों माना जाता है? तो देखिए जब भूमिदान से क्या होता है, दानग्राही को कर और न्याय अधिकार भी दिए जाते थे, जिससे क्या होता था राज्य का सीधा नियंत्रण कम हो जाता था। मतलब जो भूमि देता था ना उसको कर और न्याय का अधिकार भी होता था, ठीक ना। कर लेने का अधिकार होता था, कर मुक्त हो जाता था और न्याय भी करने का अधिकार उसके पास हो जाता था। इसीलिए क्या हुआ था कि उस समय नियंत्रण कम होने लगा राज्यों का, जिसकी वजह से यह दिक्कत हुई। तो ऑप्शन नंबर सही कौन होगा इसमें? इससे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रयाग प्रशस्ति को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? पता है क्यों दिया जाता है? क्योंकि हरिसेन द्वारा यह रचित है। प्रयाग प्रशस्ति कौन रचना किया है? हरिसेन ने किया है, ठीक ना।
इसमें समुद्रगुप्त के विजय नीति के बारे में, साम्राज्य के बारे में विवरण मिलता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यह समकालीन राजनीति विवरण देती है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। गुप्त काल में सामंत व्यवस्था के उभार का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था। तो देखिए सबसे बड़ा उस समय में जो प्रभाव था, जाति व्यवस्था का कठोर होना, ठीक ना। उसमें क्या था, भूमि आधारित जो सत्ता में थे वो ब्राह्मण और सामंत वर्ग के लोग, मजबूत लोग रहते थे, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ने लगी, ठीक ना। तो जाति व्यवस्था पर कठोरता होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे अब 24। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक छपतो छत्रपो शक छत्रपो की पराजय का सबसे दूरगामी प्रभाव क्या था। तो देखिए सबसे उसमें दूरगामी का मतलब समुद्री व्यापार और राजस्व में वृद्धि के कारण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। गुप्त काल में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए है केवल परिवार के तक सीमित, केवल आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा पहले ही। पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक, ये भी नहीं। धार्मिक संस्थाओं के अधीन था, ठीक ना। किसके अधीन था, धार्मिक संस्थाओं के। जैसे नालंदा को केंद्र में क्या किया जाए, बौद्ध विहारों से जुड़े थे, जिसे शिक्षा धर्म से संबंधित था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, गुप्तकालीन कला में आदर्शवाद का अर्थ क्या है। तो कह रहा है गुप्तकालीन कला में आदर्शवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए उस समय आदर्शवाद का मतलब होता था कि गुप्त मूर्ति कला में आकृति आदर्श रूप से दिखाई जाती थी, ठीक ना। जब आदर्श रूप से दिखाई जाती थी मूर्ति, तो इसीलिए आदर्शवाद कहा गया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सौंदर्य और संतुलन बल पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। फायान के विवरण से गुप्त प्रशासन की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है। उसमें शांति और न्यायप्रिय शासन था, ठीक ना। गुप्त काल में शांति और न्यायप्रिय शासन था, जैसे सरल कानून का उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, गुप्त काल में नगरों के पतन का सबसे सशक्त प्रमाण क्या माना जाता है। तो देखिए जो नगर उस समय थे पतन क्यों हुए, भूमिदान की वृद्धि के कारण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29। गुप्त काल में विषयपति का मुख्य कार्य क्या था। तो देखिए कर वसूली और प्रशासन। विषयपति का मतलब होता है कर वसूलना, ठीक ना। विषय का मतलब होता है जिला कि जो प्रमुख होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, विषयपति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30। गुप्त साम्राज्य के पतन में हुड़ आक्रमण को निर्णायक क्यों माना जाता है। क्योंकि इसमें प्रशासनिक ढांचा टूटा था, ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रशासनिक ढांचा टूटने के कारण, क्योंकि प्रांतीय शासन टूट गया था और साम्राज्य विघटित हो गया था इसमें, ठीक ना। अब देखेंगे 31। कथन निष्कर्ष है, ठीक ना। एजर्सन मतलब कथन और रिजन मतलब निष्कर्ष, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। गुप्त काल में भूमि दान से राज्य की आर्थिक शक्ति कमजोर हुई, ठीक। दूसरा है रीजन क्या है, भूमि दान में दानग्राही को कर व न्याय संबंधित अधिकार दिए गए थे। बात सही है, दोनों सही है, ठीक ना। ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 32। कथन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, ये भी बात सही है, नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरा है रीजन, उसने विशाल क्षेत्र को केवल समुद्री व्यापार से नियंत्रित किया, नहीं, केवल समुद्री व्यापार से नहीं नियंत्रित किया था, ठीक ना।
तो इसलिए गलत हो गया। तो केवल एक सही आर गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 33। गुप्त काल में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो देखिए सबसे जो बड़ा प्रमाण है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नालंदा जो विश्वविद्यालय, इसमें चीन के, कोरिया के, दक्षिण पूर्वी एशियाई के विद्यार्थी आते थे, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। गुप्तकालीन कला में सौम्यता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए उस समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, ठीक ना, शांति बनाना दिखाया गया था, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है। कथन कर रहा है गुप्त काल में स्वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई। सही बात है, उस समय स्वर्ण काल कहा जाता है ना गुप्त काल को, इसलिए कठोर हुई। दूसरा है भूमि दान से ब्राह्मण और सामंत वर्ग शक्तिशाली हुए, भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 36। गुप्त काल में नगरों के पतन का सबसे सटीक संकेत कौन सा है? तो देखिए जो सबसे सटीक संकेत क्या था, भूमि दान में वृद्धि होने लगी थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, भूमि दान में वृद्धि क्यों हो रही थी? जिससे उनको क्या होता था कि न्याय का अधिकार भी मिल जाता था और कर मुक्त हो जाते थे, ठीक ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। गुप्त प्रशासन को आंशिक विकेंद्रीकृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थानीय जो थे, स्थानीय अधिकारियों को अधिकार दिए गए थे, ठीक ना, स्थानीय अधिकारी को अधिकार दिए गए थे, इसीलिए इसको विषयपति को स्वतंत्रता दी गई थी। प्रश्न नंबर 37 है। फायान के विवरण से कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है? तो सबसे बढ़िया उपयुक्त इसमें समाज का शांतिप्रिय था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी योगदान क्या था? तो देखिए उस समय जो सबसे क्रांतिकारी योगदान था वो दशमलव पद्धति आ गई थी, ठीक ना। आर्यभट्ट और अन्य विद्वानों ने दशमलव प्रणाली को क्या किया था, विकसित किया था। प्रश्न नंबर 40 है। गुप्त साम्राज्य के पतन को धीमी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशासन, अर्थव्यवस्था और बाहरी आक्रमण सभी के कारण जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।